हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे कि आईआईटी जेईई जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम डे में आपको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, उसमें आपको कैसे परफॉर्म करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम गणेश कुमार है। मैंने 1995 में आईआईटी जेईई एग्ज़ाम दिया था और मेरी रैंक 304 थी। और हमारे ज़माने में आईआईटी का जो पेपर होता था वो आज की तरह ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव था। मेरे टाइम में 4 पेपर्स थे। एक तो ऑब्जेक्टिव कम स्क्रीनिंग पेपर था, उसके बाद तीनों सब्जेक्ट मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों के अलग अलग 2-2 घंटे के पेपर्स थे। और उस टाइम में जो पेपर होता था वो जनरली अभी के पेपर से ज़्यादा टफ होता था। उसके बाद मैंने आईआईटी कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया और 99 में जब मैं फाइनल ईयर में था तब मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम दिया और उसमें मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक 37 थी। और उसमें भी मेरा जो ऑप्शनल सब्जेक्ट था, पेपर्स थे, वो मैथ्स और फिजिक्स का था। तो आप कह सकते हैं कि मुझे कुछ एक्सपीरियंस है कि कैसे मैथ्स और फिजिक्स के जो पेपर्स होते हैं उनको एग्जाम की सेटिंग में कैसे हैंडल किया जाए। और दोनों भी एग्जाम में किसी में भी मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी का सहारा नहीं लिया था। मैंने दोनों एग्जाम्स के लिए सेल्फ स्टडी ही किया था। तो अब आते हैं आज के टॉपिक के बारे में कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर या उस टाइप का बंदा नहीं हूं। तो जो आपको रूटीन टाइप के फंडे होते हैं कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रखें, अपना विल पावर स्ट्रांग रखें, टेंशन नहीं लें, माइंड को कूल रखें, वो जो रूटीन बातें, जो रूटीन का जो प्रवचन बाबा लोग देते हैं वो यहाँ पर नहीं होने वाला है। क्योंकि वो सब बातें आप लोग सभी जानते हैं। आप बहुत सारे ज्ञानी लोग मिले होंगे जो इस तरह की बातें आपको बता चुके होंगे। मैं बात करूंगा स्ट्रैटेजी में कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। कैसे वो जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, कूल रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, उन सब बातों को ग्राउंड पे कैसे ट्रांसलेट किया जाए। और देखिए, ये सब बातें कहना बहुत आसान है कि हाँ भाई अब तुम अपना पॉजिटिव माइंड रखो, कूल माइंड से एग्जाम दो। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपके 3 घंटे के पेपर में 2 घंटे निकल चुका है और आपने सिर्फ 20% क्वेश्चंस किया है, तो आप क्या कूल माइंड क्या घंटा रखेंगे? वो नहीं रख पाएंगे। तो ये सिंपल से लॉजिक होता है कि बातें कहना बहुत आसान होता है कि ये रखो, वो रखो, ऐसे करो, वैसे करो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, क्या स्ट्रैटेजी हो, उस बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक है स्ट्रैटेजी फॉर आईआईटी एग्जाम डे। तो सबसे पहले उसमें देखें कि क्या हमारा डूज एंड डोंट्स क्या होना चाहिए, क्या करें और क्या ना करें। तो सबसे पहले है कि डोंट पॉन्डर ओवर योर 2 इयर्स प्रिपरेशन। आपने 2 साल क्या किया है, किस इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है, कौन से बुक्स पढ़े हैं, क्या किया है। अब वो 2 साल बीत चुका है। उस 2 साल के बारे में सोचकर अपने आने वाले 6 घंटे को बर्बाद ना करें। जो हो गया 2 साल वो खत्म हुआ, अब उसको मत सोचें। अब आप इस माइंड से जाएं कि आपका 2 साल बहुत ही अच्छा बीता है, आपने प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा किया है, आपकी तैयारी बेस्ट है। अब आप इस माइंडसेट से जाएं एग्जाम में। उसके बाद दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डोंट गो विथ एनी प्री कंसीव्ड नोशंस और प्री कंसीव्ड बायसेस। तो प्री कंसीव्ड बायस और नोशन का मतलब क्या है? ये प्री कंसेप्शन जो होता है ना, कि हिंदी में कहते हैं कि पूर्वाग्रह से ग्रसित, कि ये अपने माइंड में ये पहले से बैठा कर नहीं जाए कि मेरा तो केमिस्ट्री वीक है या मेरा मैथ्स बहुत अच्छा है तो मेरा फिजिक्स वीक है, तो फिजिक्स का मेरा ये टॉपिक अच्छा है। ये सब बातों को अभी निग्लेक्ट करें, इसको साइडलाइन करें। तो ये जो प्री कंसीव्ड आइडियाज या प्री कंसीव्ड बायसेस होते हैं, ये स्टूडेंट्स को केवल सब्जेक्ट के बारे में नहीं होते हैं, ये उनको पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस के बारे में भी होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि मुझे तो मैच द फॉलोइंग मेरा बहुत अच्छा है, मैं उसको अच्छे से कर सकता हूँ। कुछ को लगता है कि मेरा इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। कुछ को लगेगा कि जो मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट वाले एमसीक्यू होते हैं, मैं उसमें बहुत ही पुअर हूँ, मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो ये सब जो प्री कंसीव्ड आइडियाज अपने माइंड में आप लेकर जा रहे हैं वो लेकर ना जाए। उससे लॉस क्या होता है कि आपने माइंड में पहले से ही बैठा लिया कि इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है वो तो भाई डिफिकल्ट होगा, उसको देखो ही नहीं, या वो डिफिकल्ट आता है उसको छोड़ दो। मोर देन 1 ऑप्शन वाले जो क्वेश्चंस हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, उनको छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ। तो देखिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने जो पेपर सॉल्व किया होगा, मॉक टेस्ट में जो अटेम्प्ट किया होगा, उसमें हो सकता है वो पेपर का वो पैटर्न वैसा हो कि वो क्वेश्चंस टफ हो। लेकिन जो आईआईटी एग्जाम सेटर्स होते हैं वो भी इस बात को जानते हैं कि स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ ये माइंड में ये आइडिया लेकर आते हैं। तो हो सकता है किसी साल अगर इंटीजर टाइप क्वेश्चन बहुत मुश्किल आया हो, इस साल हो सकता है वो आसान आ जाए। आप मैच द फॉलोइंग को बहुत ही आसान समझते हो सकता है कि इस बार वो टफ नहीं हो, लेकिन इतना लेंदी हो कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको 10 मिनट्स वेस्ट करना पड़े। तो ये सब जो प्री कंसीव्ड आइडियाज हैं उसको लेकर नहीं जाएं। एक ओपन माइंड से एग्जाम में जाएं कि हाँ, मैंने अच्छे से तैयारी कर ली है, जिस टाइप का भी, जिस पैटर्न का भी क्वेश्चन आएगा मैं उसको सॉल्व करूंगा और मुझे सॉल्व करने का मेरे अंदर पोटेंशियल है। इस माइंडसेट के साथ जाएं।
तो इसी से रिलेटेड पॉइंट अगला पॉइंट है कि डोंट ट्राई टू गेस द पेपर सेटर। अब इस चीज पे अपना टाइम और अपना एनर्जी, अपना माइंड वेस्ट नहीं करें कि पेपर कैसा आएगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, खूब सारे लेक्चर्स देखते हैं या अपने टीचर से पूछते हैं कि सर बताइए कितना परसेंटेज किस टॉपिक से आएगा, 11th का ज़्यादा आएगा या 12th का ज़्यादा आएगा, और खूब एनालिसिस करते रहते हैं कि इस पोर्शन से 30% आता है, उससे 40% आता है। इन जनरल वो ट्रू भी होता है। जैसे कैलकुलस में आप मान सकते हैं कि कैलकुलस में आपको 40% आएगा ही, वो इसलिए आता है कैलकुलस का पोर्शन जो है काफ़ी लेंदी है। मैकेनिक्स से भी 40% आएगा क्योंकि उसका ही पोर्शन लेंदी है। लेकिन ये एक जनरल बातें हैं, आपने सुन लिया समझ लिया बस ठीक है, उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाइए कि सोच रहे हैं कि अच्छा सर 2 साल पहले तो 11th का पोर्शन 60% था, लास्ट ईयर तो 40% आ गया 11th का, तो मैं अब 11th का कितना तैयारी करूं। देखो सीधी सी बात है कि आप नाप तौल के फिजिक्स मैथ्स या केमिस्ट्री की तैयारी नहीं कर सकते हैं। उसी तरह 11th का पोर्शन 12th का पोर्शन, इसको 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड करके पढ़ना अच्छी बात नहीं है। ये जो 2 टुकड़ों में करना ना कि ये 11th का है ये 12th का है, ये सीबीएसई बोर्ड तक के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो इस चीज में, इस एनालिसिस में ज्यादा ध्यान नहीं दें कि पैटर्न क्या होगा, किस टॉपिक से किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे कम क्वेश्चन आएंगे, ये कोई नहीं बता सकता है। इसलिए आपको जो पेपर सेटर है वो क्या सोच रहा है, वो गेस वर्क करने में अपना टाइम अपना माइंड कभी भी वेस्ट नहीं करें। क्योंकि जो पेपर सेट करने वाले हैं, आपकी जितनी उम्र होगी उससे ज़्यादा सालों से हो सकता है कि वो या तो आईआईटी में पढ़ा रहे होंगे या पेपर सेट कर रहे होंगे। तो कभी भी उसके माइंड को आप गेस करने की कोशिश ना करें। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है कि बी रेडी फॉर सरप्राइजेज, कि किस तरह का पैटर्न आएगा ये भी एक सरप्राइज हो सकता है। तो क्या पैटर्न होगा, आप उसके सरप्राइज के लिए हमेशा रेडी रहें। तो किस तरह का पैटर्न होगा, किस तरह की मार्किंग स्कीम होगी, नेगेटिव क्वेश्चंस कितने क्वेश्चन में आएंगे कितने में नहीं आएंगे, इन सब चीज़ों पे, इन सब पॉइंट्स पे ज़्यादा आपको सोचना भी नहीं है। ये सब काम सोचने का पेपर सेटर्स का है। और ये आप इस पे ज़्यादा नहीं सोचिए तो आप ओपन माइंड से जाएंगे तो आप सरप्राइज भी नहीं होंगे। क्योंकि आदमी देखिए सरप्राइज कभी होता है जब उसका माइंडसेट फिक्स होता है कि अरे 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 में 10 में ये होगा, 10 में नेगेटिव नहीं होगा, 10 में 2 में ये होगा। जैसे ही थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ तो मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स को उन्होंने माइंड में बना लिया है कि ऐसा ऐसा पैटर्न होगा। वहां पर गए, देखा कि अचानक से अरे तो सारे क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्क्स आ गया। वो उनको एक तरह से शॉक लगता है कि अरे अब मैं क्या करूं। उनको शॉक लगने की कोई जरूरत ही नहीं थी। उनको सोचना चाहिए कि अगर सब में नेगेटिव मार्क्स हैं तो सिर्फ उसके लिए नहीं है, सिर्फ उस स्टूडेंट के लिए नहीं है, बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए भी सेम पैटर्न है। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखिए कि आप ओपन माइंड से जाएं, सरप्राइज होगा ही होगा। पेपर पैटर्न जो आईआईटी वाले हैं वो ऑलमोस्ट हर साल उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन करते ही करते हैं। तो आप मेंटली उस सरप्राइज के लिए रेडी होकर जाएं। तो देखिए मैं क्रिकेट का एग्जांपल लेता हूं। जनरली क्या होता है, वनडे मैचेस में जो ओपनिंग बॉलर्स होते हैं, क्या फास्ट बॉलर होते हैं या मीडियम फास्ट बॉलर होते हैं, वही ओपनिंग करते हैं बॉलिंग साइड से। 90s में के आसपास में कुछ टीमों ने एक सरप्राइज एलिमेंट स्टार्ट किया। ऑस्ट्रेलिया ने किया, फिर श्रीलंका ने भी किया, बीच बीच में इंडिया ने भी किया। वो क्या करते थे कि अपने स्पिनर से ओपनिंग करवा देते थे। तो ये एक सरप्राइज फैक्टर इनिशियली था कि बैट्समैन जो आ रहा है वो तो मान कर आ रहा है कि हाँ हेलमेट वेलमेट पहन के आ रहा है कि भाई फास्ट बॉल उधर से ब्रेटली आएगा, पता चला ब्रेटली नहीं आकर शेन वॉर्न आ गया। तो वो इनिशियल 1-2 मैचेस में सरप्राइज रहा। लेकिन उसके बाद सब लोग समझ गया कि भाई मुझे मेंटली प्रिपेयर होके जाना है कि हो सकता है जो फर्स्ट बॉलर हो मेरा आर अश्विन भी आ सकता है, अनिल कुंबले भी आ सकता है, शेन वॉर्न भी आ सकता है, ब्रेटली भी आ सकता है। और अभी भी देखिए जो विराट कोहली बैटिंग करने जाता है तो वो माइंड में नहीं बना के जाता है कि सामने वाले टीम का मुझे फास्ट बॉलर ही आएगा, उसको मैं ऐसे ही खेलूंगा। ओपन माइंड से जाता है कि हो सकता है फास्ट बॉलर भी आ जाए, हो सकता है स्पिनर भी आ जाए, हो सकता है कभी कभी विकेट कीपर भी बॉल हाथ में लेकर बॉलिंग करने आ जाए। तो माइंड में वो ये सोच कर जाता है कि जैसा बॉल आएगा, अगर अच्छा बॉल होगा मैं उसको रिस्पेक्ट करूंगा, अगर इजी स्कोरिंग बॉल होगा तो मैं उस पर स्कोर करूंगा। सेम माइंडसेट आपको भी रखना चाहिए कि आप ओपन माइंड से जाएं। जिस तरह का भी पैटर्न हो आप उसकी चिंता नहीं करें, आप क्वेश्चन को देखें। अगर क्वेश्चन लग रहा है इजी स्कोरिंग है उसको आप स्कोर करें, पहले सारे इजी स्कोरिंग क्वेश्चंस को कर लें, बाद में फिर जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उस पर आएं। तो ये ध्यान रखिए कि जो आईआईटी का एग्जाम होता है, इट्स नॉट ओनली एन एग्जाम ऑफ योर नॉलेज एंड स्किल, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम ऑफ योर साइकोलॉजिकल बेंट ऑफ माइंड। तो आपके नॉलेज और स्किल को ही टेस्ट नहीं करता है, आपके साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क आपका क्या है, आप कितने स्ट्रांग हैं इंटरनली, आपका माइंड जो है वो एक टाइम फ्रेम में, टाइम कंस्ट्रेंट में प्रेशर को हैंडल कर सकता है कि नहीं, उस चीज को भी देखता है। तो इसलिए जब आप पेपर देखें तो इनिशियली क्या करें कि 2-4 मिनट जो है वो पेपर को ऊपर ऊपर ब्रॉडली एक मोटा मोटा आप देख लें कि पेपर किस तरह का आया है।
यू हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द पेपर। बर्ड्स आई व्यू का मतलब होता है, इसको मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं कि आप ऊपर से एक ब्रॉड पिक्चर ले लें कि पेपर है कैसा। पेपर लेंदी तो नहीं है, इसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं या प्रोसीडियर बेस्ड और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, या बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं या बहुत इजी क्वेश्चंस हैं लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। तो ये एक ब्रॉड आइडिया ले लें और उस ब्रॉड आइडिया लेकर आप फिर पेपर को अच्छे से अप्रोच कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट में क्या होता है, बैट्समैन जब आता है पिच पे तो हर जगह वो पिच को अपने बैट से पैट करके देखता है। वो क्या करता है, वो पिच का आइडिया ले रहा है कि पिच कैसी है, फास्ट तो नहीं है या स्लो करेगी, टर्न करेगी। उसने एक ब्रॉड आइडिया ले लिया इन फर्स्ट 2-3 मिनट्स। उसके बाद अपने वो गेम को उस अनुसार ढालता है, उस अनुसार वो अडॉप्ट करता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि डोंट गिव स्टेप मदरली ट्रीटमेंट टू एनी सब्जेक्ट और पोर्शन। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी एक पर्टिकुलर पोर्शन को निगलेक्ट नहीं करें। स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि अपने माइंड में बना लेते हैं कि सर 100% किसको सॉल्व करना है, कोई तो 100% सॉल्व कर नहीं पाता है, मुझे तो 90% पेपर ही अटेम्प्ट करना है। तो ये दो जो टॉपिक है, मान लो सेमीकंडक्टर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज वाले टॉपिक हैं, या मैथ्स में आ जाए तो जो 3D ज्योमेट्री है, इसके मैक्सिमम कितने 2 क्वेश्चन आएंगे। 100 में मैं 10 मार्क्स का छोड़ दूंगा, 90 मार्क्स अटेम्प्ट कर लूंगा। तो ये सब एक जो माइंडसेट है वो बिल्कुल गलत है। आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रति कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं रखें कि ये केमिस्ट्री तो बहुत आसान है, या मैथ्स तो बहुत डिफिकल्ट है, या मेरा मैथ्स बहुत डिफिकल्ट है मैं इसको कर ही नहीं पाऊंगा, या मैथ्स में पर्टिकुलर वेक्टर अलजेब्रा है वो डिफिकल्ट है, या 3D ज्योमेट्री है तो इससे कम क्वेश्चन आते हैं तो इसके नेग्लेक्ट करो और दूसरे पे ज़्यादा कंसंट्रेट करो। तो ये जो स्टेप मदरली ट्रीटमेंट है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में या किसी पर्टिकुलर पोर्शन के बारे में, ये अपने दिमाग में कभी नहीं लाएं। मैंने कुछ इंस्ट्रक्टर्स, कुछ टीचर्स को भी देखा ये एनालिसिस करते हुए, थियरी बना रखी है अपने दिमाग में हर सब्जेक्ट के बारे में कि मैथ्स आपको एंट्री दिलवाता है आईआईटी में, तो फिजिक्स रैंक बढ़ाता है, केमिस्ट्री आपका ये कराता है वो कराता है। ये सब जो थियरीज हैं ये बिल्कुल ही बकवास है। जिस तरह क्रिकेट में बोलते हैं ना कि रन सर रन, या आप मिड विकेट के ऊपर मार के रन लें या लॉन्ग ऑन के ऊपर रन लें, रन सर रन। उसी तरह आईआईटी के एग्जाम्स में क्या है, मार्क्स आर मार्क्स। अगर आपके 2 मार्क्स केमिस्ट्री से आ रहे हैं या 2 मार्क्स मैथ से आ रहे हैं, दोनों का वेटेज, दोनों का इंपॉर्टेंस इक्वल ही है। तो सबसे पहले तीनों सब्जेक्ट को किसी को भी स्टेप मदरली एक नेग्लेक्ट की एटीट्यूड से नहीं देखें। उसके बाद आए कि सब्जेक्ट के अंदर में किसी भी एक पर्टिकुलर पोर्शन को कंप्लीटली नहीं छोड़ें। डोंट नेग्लेक्ट एनी पोर्शन। तो ये तो हो गया डूज एंड डोंट्स कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अब हम लोग आते हैं कि एग्जाम डे में। एग्जाम डे में एक्चुअली क्या होता है। तो एग्जाम डे में क्या है कि आपका माइंड भी जो है वो मशीन की तरह है। वो कौन सा मशीन है, वो है परफॉर्मेंस मशीन। और इस मशीन का आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट आप चाहते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आए, अच्छे रैंक्स आए। तो इस मशीन का आउटपुट है मार्क्स एंड रैंक्स। आउटपुट तो ये हो गया, तो इसमें लेकिन इनपुट क्या क्या होगा। इनपुट, इसका पहला इनपुट होगा योर प्रिपरेशन फॉर पास्ट 2 years एंड योर इंटेलिजेंस लेवल। ये पहला इनपुट है कि आपने 2 साल क्या तैयारी की है, किस बुक से की है, किस इंस्टीट्यूट में किया है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रही है 2 साल तक, और आपका एक जो बेसिक इंटेलिजेंस लेवल है वो। तो लेकिन देखिए ये जो पहला इनपुट है ये क्या है, ये अब फिक्स हो चुका है। जब आप एग्जाम में सुबह 9 बजे अंदर घुस रहे हैं तो आप ना तो ये 2 साल की तैयारी को चेंज कर सकते हैं, ना अपना जो एक आपका बेसिक इंटेलिजेंस लेवल है उसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अचानक अगले 6 घंटे के लिए आपके अंदर आइंस्टीन की आत्मा तो आके घुसेगी नहीं। उसी तरह अगर आप अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं तो अचानक आप 6 घंटे में बिल्कुल गधे तो बन नहीं जाएंगे। तो ये जो पहला इनपुट है ये ऑलमोस्ट फिक्स रहता है। दूसरा इनपुट क्या है, दूसरा इनपुट है आपका टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजी ऑफ द डे, कि उस दिन आपने क्या टाइम मैनेजमेंट स्किल्स यूज किया और आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी उस दिन के लिए। तो देखिए आपका आउटपुट है रैंक और मार्क्स। पहला इनपुट जो है ये फिक्स है, अब आप इसको कुछ नहीं कर सकते हैं। जब आप 9 बजे एग्जाम में घुस रहे हैं ये आपके हाथ में है नहीं, ये आपके हाथ से निकल गया है। लेकिन ये जो इनपुट है पहला इनपुट, ये क्या देता है, ये आपको एक रैंक बैंड देता है। ये हर स्टूडेंट का अपना एक पोटेंशियल होता है कि हाँ वो रैंक जो है वो इस और इस रैंक के बीच ला सकता है। जैसे 1000 से 2000 के बीच आपका रैंक बैंड हो गया, यानी कि आपका पोटेंशियल है कि आप 1000 से 2000 के बीच में रैंक ला सकते हैं। लेकिन इस रैंक बैंड में आप कहां पे लाई करेंगे वो डिटरमिन होता है इस सेकेंड फैक्टर से। सेकेंड फैक्टर क्या, कि आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है ऑन द डे ऑफ द एग्जाम।
तो रैंक बैंड तो बहुत बड़ा होता है। और रैंक बैंड क्या है, जिस तरह आपने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में फिजिक्स में देखा होगा कि एक कंडक्शन बैंड होता है, फिर एक वैलेंस बैंड होता है, उसी तरह रैंक बैंड है। तो आप इस रैंक बैंड में ऊपर से नीचे 1000 से 2000 के बीच में कहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से किया, आपकी स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी थी, तो आप 1000 पे नहीं, हो सकता है 1000 से ऊपर, 1000 से ऊपर 700 800 तक भी आप रैंक अचीव कर सकते हैं, क्योंकि आपका पोटेंशियल है। लेकिन आपकी अगर टाइम मैनेजमेंट बहुत ही घटिया था, आपकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल ही उल्टा पुल्टा थी, कोई स्ट्रैटेजी नाम की चीज ही नहीं थी आपके अप्रोच में, तो आप 2000 से हो सकता है नीचे आप 5000 10,000 भी चले जाएं, या हो सकता है रैंक लिस्ट से ही बाहर निकल जाए। तो ये जो सेकेंड फैक्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट फैक्टर तो आपका रैंक बैंड डिसाइड कर दिया, सेकेंड फैक्टर जो है वो डिसाइड करता है कि आप अपने रैंक बैंड के बिल्कुल टॉप में, या टॉप से भी थोड़ा ही ऊपर है, या आप रैंक लिस्ट से ही बाहर निकल गए। तो अब मैं सारा जो स्ट्रेस है वो इस स्ट्रैटेजी और टाइम मैनेजमेंट वाले पार्ट पे ही दूंगा कि एग्जाम के दिन, एग्जाम हॉल के अंदर आपकी टाइम मैनेजमेंट की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और पेपर को अप्रोच करने की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो अब टाइम मैनेजमेंट टिप्स देखिए क्या है। पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है कि डोंट ट्राई टू फिनिश द पेपर इन वन गो, ऑलवेज फिनिश द पेपर इन 2 राउंड्स, या कभी कभी हो सकता है 3 राउंड्स में भी फिनिश करें। यानी कि एक बार में ऐसा नहीं करें कि हाँ मुझे शुरू से बिल्कुल स्टार्ट करना है, पीसीएम है, मान लो फिजिक्स पहला है तो पूरा फिजिक्स में एक बार करूंगा, पूरा केमिस्ट्री एक बार करूंगा, फिर पूरा मैथ्स एक बार करूंगा। या कुछ लोग माइंड में बना लेते हैं कि मैं 1.25 घंटे मैथ्स में दूंगा, फिर 45 मिनट्स केमिस्ट्री में, 1 घंटे फिजिक्स में। जो भी एक माइंडसेट जो बना के चलते हैं ना कि इतना इतना टाइम डिवाइड करूंगा और एक साथ सब करूंगा, ये कभी नहीं करें। तो सबसे पहला मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कुछ करते हैं, डोंट ट्राई टू फिनिश द पेपर इन वन गो। पेपर हमेशा 2 राउंड में या कभी कभी 2 से ज्यादा राउंड में ही फिनिश होता है। तो अब राउंड में कैसे होता है, पहले राउंड में क्या करना है कि जो भी इजी क्वेश्चंस हैं, जो भी बोनस टाइप के क्वेश्चंस हैं, जो भी जिसको मैनेजमेंट की भाषा में कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स, उसको आप सॉल्व करें। फर्स्ट राउंड में कभी भी आप डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है उसके टाइम वेस्ट नहीं करें। तो फर्स्ट राउंड में आप इजी और जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है उसको सॉल्व करें। लो हैंगिंग फ्रूट्स क्या होता है, सपोज 3 मैंगो ट्री है और मैं आपसे पूछ, इस 3 मैंगो ट्री से आप मैक्सिमम फ्रूट जितने ला सकते हैं वो 3 घंटे के टाइम में लेकर आओ। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले पेड़ पे जाएंगे, जो नीचे के फ्रूट्स हैं उसको तोड़ कर लाएंगे, फिर दूसरे पेड़ पे जो नीचे के है वो ले आओ, तीसरे का जो नीचे लटक रहा है उसको ले आओ। आप ये तो नहीं करेंगे ना कि पहले पेड़ के नीचे वाले लिए फिर मैं पेड़ के बिल्कुल ऊपर चढ़ जाऊं, फिर उस सारे तोड़ कर लाऊंगा, फिर दूसरे में जाऊंगा, क्योंकि पेड़ के ऊपर चढ़ने और उतरने में हो सकता है आप गिर जाएं, आपकी टांगे टूट जाएं, तो आप सेकेंड और थर्ड पेड़ तक जा ही नहीं सकते हैं। तो सिंपल लॉजिक इसमें भी यही होता है कि राउंड 1 जो होता है आपका, फर्स्ट राउंड जो होता है, उसमें आप इजी क्वेश्चंस जो है उसको सॉल्व करें। अब इजी क्वेश्चन क्या है, टफ क्वेश्चन क्या है, आप बोलेंगे सर मैं आइडेंटिफाई कैसे करूं, तो मैं आगे वो सब बताऊंगा कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसी से रिलेटेड जो एक टाइम मैनेजमेंट का जो टिप मैंने काफी बार यूज किया और मुझे अच्छा भी लगता है, जिसको मैं कहता हूं रूल ऑफ 40। रूल ऑफ 40 का मतलब क्या है कि सपोज आपका 3 घंटे का पेपर है, तो आप इन जनरल एक एवरेज बना ले कि मुझे फर्स्ट राउंड में 40 मिनट्स तीनों पे है। मैथ्स में पहले 40 मिनट्स दिया, फिर फिजिक्स में 40 मिनट्स दिया, फिर केमिस्ट्री में 40 मिनट्स दिया। अब ये 40 मिनट्स ऑन एन एवरेज है, तो तीनों में अगर आपने 40 दिया, 2 घंटे हो गए। 1 घंटे अभी भी आपके पास बचे हुए हैं राउंड 2 के जो टफ क्वेश्चंस हैं या रिवीजन के लिए या वो सब करने के लिए। अब ये जो 40 मिनट्स है ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये 40 मिनट्स ये दिखाने के लिए है कि आपके जो भी इजी क्वेश्चंस है उसमें आप कर लें। लेकिन हो सकता है कि पेपर में इजी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो, जैसे मैथ्स का ही पेपर है, मान लीजिए कि उसमें 90% या 95% क्वेश्चंस जो हैं वो इजी ही हैं, तो आप ये 40 मिनट्स के बदले हो सकता है उसमें आप 55 मिनट्स दे दें, कोई हर्ज की बात नहीं है, क्योंकि आप रुके तो कहीं नहीं है, आप अटक तो रहे नहीं है। अगर आप लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व भी होता जा रहा है, तो आप 40 के बदले 50 मिनट भी दें, क्योंकि मार्क्स तो आपके एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। तो अगर पेपर इजी है या कोई टॉपिक इजी है, कोई सब्जेक्ट इजी है, तो ये जो 40 मिनट्स का रूल है वो 40 बढ़ के 50 मिनट्स भी हो सकता है। लेकिन उसका ठीक दूसरा एग्जाम्पल है कि सपोज पेपर बहुत ही टफ है किसी एक सब्जेक्ट में, सपोज मैथ्स में बहुत ही टफ है, आप 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हर क्वेश्चन में जाकर अटक जा रहे हैं, इजी आपको मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन ही मिले, उसको आपने 20 मिनट में ही 25 मिनट में ही खत्म कर दिया, तो ठीक है, जो आपका रूल ऑफ 40 में है वो 40 के बदले आपने 25-30 मिनट्स में खत्म कर दिया। रिमेनिंग जो 10 मिनट्स जो अब टाइम बचा वो अब आप उसको केमिस्ट्री या फिजिक्स में यूज कर सकते हैं।
तो ये जो रूल ऑफ 40 है, इट्स ए जनरल थंब रूल। इन जनरल आप मान के चलिए कि आप तीनों सब्जेक्ट के राउंड 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो 40 मिनट्स देंगे। और जनरली जो मैंने आईआईटी का पेपर देखा है वो कभी ऐसा नहीं होता है कि किसी एक टॉपिक के सारे क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं या किसी एक टॉपिक के सारे क्वेश्चंस इजी हैं, ये कभी ऐसा होता नहीं है। जो क्वेश्चंस का जो टफनेस होता है उसमें परसेंटेज रहता है कि 50% ईजी होगा, 20% ईजी टू मीडियम होगा, रिमेनिंग 30% टफ होगा। ये एक पैटर्न होता है। इसलिए जो रूल ऑफ 40 का जो रूल है, इन जनरल मैंने देखा है कि हर पेपर में ये सेट हो जाता है कि आप फर्स्ट राउंड में 40 मिनट्स ईच दें फॉर ईच सब्जेक्ट। इसके बाद आप राउंड 2 में क्वेश्चंस को, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करें। तो ये जो अभी मैंने टाइम मैनेजमेंट मेथड सिखाया एडवांस, तो उसका एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेजेस ऑफ 2 राउंड्स और रूल ऑफ 40। पहला एडवांटेज तो ये है कि अब जब आप इजी क्वेश्चंस को अप्रोच कर रहे हैं तो फ्रेश माइंड से कर रहे हैं। फ्रेश माइंड से कर रहे हैं तो क्या होगा, आपके सिली मिस्टेक्स उतने ही कम होंगे। और इजी क्वेश्चंस को आप सॉल्व करते जा रहे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। कॉन्फिडेंस ये आ रहा है कि हाँ, मैंने तीनों सब्जेक्ट के मान लीजिए 50% क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, अब मैं सेफ जोन में हूं। तो देखिए, आईआईटी एग्जाम में आपका फर्स्ट टारगेट जो ये होना चाहिए कि आप अपने आप को सेफ जोन में लाएं। कि आईआईटी का जो एग्जाम है, इट्स नॉट अ एग्जाम ऑफ सिलेक्शन, इट इज मोर एन एग्जाम ऑफ रिजेक्शन। कि उनको है कि 2 लाख की भीड़ है जो जेई एडवांस में बैठ रहे हैं, जेई मेंस में 12 लाख बैठ रहे हैं, तो उनको है कि इतनी बड़ी भीड़ में से जो बिल्कुल ही गधे हैं उनको सबसे पहले कैसे निकाला जाए। तो उन गधों को निकालने के लिए ये जो इजी क्वेश्चन है उसी में यूज होता है। तो बिल्कुल उसने 50% जो आईआईटी वाले, हमेशा 50 से 60% जो क्वेश्चंस हैं वो इजी ही रहते हैं। अब जिसने इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक कर दिया, इस क्वेश्चन में भी उतना स्कोर नहीं कर पाया, वो तो बिल्कुल वो डेंजर जोन में घुस गया, वो उसका पत्ता वैसे ही साफ हो गया है। तो आप क्या करें कि जो इजी क्वेश्चंस हैं उसको कम से कम सॉल्व करके आप एक इनर कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि हाँ, मैंने 50% अगर इजी क्वेश्चन था उसमें से अगर आपने ऑलमोस्ट 45% सॉल्व कर लिया है तो आप 45% मार्क्स आपके तीनों सब्जेक्ट में आ गया, तो आप कट ऑफ से तो ऊपर आ ही गया है। तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ गया कि अब मैं सेफ जोन में हूँ। अब आपके पास कॉन्फिडेंस भी है, रूल ऑफ 40 के कारण आपके पास 1 घंटा टाइम बचा हुआ भी है। तो इस 1 घंटे में आप कॉन्फिडेंस के साथ जो बाकी डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स है उसको अटैक करेंगे तो आपकी सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी। अगर आप इस मेथड को अप्रोच नहीं करते हैं, आप सबको एक सीक्वेंसली सॉल्व करने लगते हैं, तो क्या होता है, कुछ इजी क्वेश्चंस जो लास्ट में आपको दिख रहे हैं, क्योंकि आपके पास टाइम का प्रेशर है, जल्दी जल्दी है, इजी क्वेश्चंस में भी आप सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चंस करें, फ्रेश माइंड से करें, टाइम का कोई प्रेशर नहीं है। उस इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करके आप कट ऑफ से ऊपर चले गए, अपने आप को आपने सेव कर लिया, थोड़ा सा टाइम भी बचा हुआ है। अब आप जो टफ क्वेश्चंस हैं उसको कॉन्फिडेंस के साथ अटैक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आईआईटी का एग्जाम जो है, मैंने एक कहानी बहुत बार बच्चों को बताता हूं, जो मैंने फिल्म में भी देखी थी, धमाल फिल्म थी, उसमें था कि एक जंगल में 4 फ्रेंड्स जा रहे थे। अचानक क्या होता है कि कहीं से शेर की आवाज आती है, तो एक जो फ्रेंड होता है वो जल्दी से अपने जूते उते बांधने लगता है। तो बाकी जो 2-3 थे वो बोलते हैं कि तुम क्यों बांध रहे हो? तो बोला कि भाई मुझे बहुत तेज भागना है। तो बोला कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम शेर से तेज भाग जाओगे? तो उसने क्या कहा कि मुझे शेर से तेज नहीं, मुझे तुम तीनों से तेज भागना है। एग्जैक्टली तो वही हाल आईआईटी एग्जाम में है। जो पेपर है वो 100% कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, मैं भी नहीं कर सकता हूँ 3 घंटे में। जो टॉपर्स होते हैं वो भी 90 to 92% मार्क्स लाते हैं। तो ये जो पेपर है, ये शेर है, इसको 100% कैप्चर करना किसी के औकात में नहीं है। आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि सबसे पहले अपने को सेव करो, आपका जो राइवल बगल वाली सीट पे बैठा हुआ है कॉम्पिटिटर, उससे अपने आप को आगे ले जाओ। तो पहले इजी क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम आ गया, अब आप टफ क्वेश्चंस को अटैक करो। और इस क्वेश्चन के सिलेक्शन में हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में इतना टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करना है कि आपके बाकी क्वेश्चंस के लिए कोई टाइम ही ना बचे। ये बहुत ही सिंपल बात है जो हर टीचर बताते होंगे कि किसी भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से अपने ना कि मूंछ की लड़ाई नहीं बनानी है, अपना ना ईगो उसको नहीं बनाना है कि कैसे सॉल्व नहीं होगा, मैं तो इसको सॉल्व कर ही लूंगा। उस पर 10 मिनट 15 मिनट लगा रहे हैं, अगर आपने 10 मिनट लगाकर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया तो आप बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं, क्योंकि उसी 10 मिनट में आप केमिस्ट्री का या फिजिक्स का या और दूसरे मैथ्स का एक दूसरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करके 6 मार्क्स ला सकते थे। तो जब भी आप पेपर सॉल्व करें, हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखें कि आपका इनपुट आउटपुट रेशियो क्या है। इनपुट क्या है आपके पास एग्जाम में? टाइम।
टाइम के अलावा और कोई इनपुट नहीं है आपके पास एग्जाम डे में, एग्जाम हॉल के अंदर आपने कितना इनपुट दिया, कितना टाइम दिया और आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट क्या है, मार्क्स। तो हमेशा जो इनपुट आउटपुट रेशियो है, इस आइडिया को अपने माइंड के बिहाइंड में रखें कि मैं कितना इनपुट दे रहा हूं टाइम और आउटपुट मुझे कितना मिल रहा है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने बहुत टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जो आपके फ्रेंड्स में या आपके कोचिंग में कोई नहीं सॉल्व कर पा रहा है, ठीक है, आपको एक थोड़ा सा इनर कॉन्फिडेंस मिल सकता है कि हाँ भाई मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया जो किसी ने नहीं किया, लेकिन वो क्वेश्चन भी सॉल्व करके आपको कितने 4 मार्क्स मिले, वो सॉल्व करने में आपने 15 मिनट लगा दिया, उस 15 मिनट में आपके बाकी फ्रेंड्स ने 10 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो वो आपसे आगे निकल गया। तो टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ टू स्पॉट इजी क्वेश्चंस एंड हाउ टू स्पॉट अ टफ क्वेश्चंस। क्योंकि सारा कुछ मैंने यही दिखाया ना कि फर्स्ट राउंड में इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करूं। तो इजी क्वेश्चन को स्पॉट करने का कुछ आसान तरीके हैं। किस तरह के इजी क्वेश्चंस होते हैं? पहला तो है कि वो हो सकता है मेमोरी रिकॉल क्वेश्चन हो। मेमोरी रिकॉल का मतलब क्या है कि आपने कहीं बुक्स में पढ़ा हो, पूरा पूरा उसी थियरी पे एक सिंपल क्वेश्चन हो। जनरली इस तरह के क्वेश्चन केमिस्ट्री में ज्यादा आते हैं, फिजिक्स में भी थोड़ा सा आता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं और इसमें ये फायदा ये भी होता है कि इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगता है कोई, क्योंकि इसमें हो सकता है कि ज्यादा कोई न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ना हो। दूसरा होता है फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस है, आपको मालूम है कि ये फॉर्मूला लगना है, ये फॉर्मूला लगा दिया। इसके बाद कोई क्वेश्चन हो सकता है विच इज सिमिलर टू अ प्रीवियसली सॉल्व्ड क्वेश्चंस, कि आपकी जो शीट्स है उसमें कोई क्वेश्चन था उससे बिल्कुल सिमिलर है, तो वो भी इजी क्वेश्चन है, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह हो सकता है कि कोई क्वेश्चन हो जिसमें एक नोन कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जो कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आता है, तो उस नोन कॉन्सेप्ट पे अगर कोई बेस्ड क्वेश्चन हो तो वो भी इजी क्वेश्चंस हैं। और एक क्वेश्चन हो सकता है कि अगर बिल्कुल वो प्रोसीडियर बेस्ड है कि आपको मालूम है कि ये प्रोसीडियर है, ये करते जाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो दीज आर ब्रॉडली डिफरेंट टाइप्स ऑफ इजी क्वेश्चंस। अब ये बिल्कुल एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है कि इसी टाइप के इजी क्वेश्चंस होते हैं, ये मैं एक जनरल पैटर्न बता रहा हूं कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखे एग्जाम में तो आप मान के चलिए कि ये इजी है, आप पहले इसको अटैक कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। तो ये तो हो गया इजी क्वेश्चंस। तो अब टफ क्वेश्चंस को कैसे स्पॉट किया जाए? तो पहला तो जनरल थंब रूल है कि जो क्वेश्चन इजी नहीं है वो टफ हो गया, वो सिंपल है। हाँ, वो भी ठीक है। दूसरा आइडिया ये भी है कि जिस क्वेश्चन में अगर आपको 1 मिनट 2 मिनट आपने लगा दिया और आपको क्वेश्चन की कुछ हवा नहीं लग रही है, या क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है लेकिन कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो समझ में नहीं आ रहा है, या सब कुछ समझ में आ रहा है लेकिन लग रहा है कि इसका कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी है, तो उन क्वेश्चंस को जनरली हम लोग टफ क्वेश्चंस मानते हैं। तो उसको आप सेकेंड राउंड के लिए उन क्वेश्चंस को आप रखिए। तो टफ क्वेश्चंस का जो रीजन ऑफ टफनेस होता है, जो क्वेश्चन कोई टफ क्यों होता है, उसको मैंने ब्रॉडली 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। पहला तो क्वेश्चन ये हो सकता है टफ कि आपको समझ में नहीं रहा है कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि हाँ, मुझे टॉपिक तो समझ में आ रहा है कि मोटा मोटे ये है, लेकिन कौन सा मेथड अप्रोच करूं, कौन सा मेथड से इस क्वेश्चन को अटैक करूं, इसको सॉल्व करूं, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो ये आप टेबल देख रहे होंगे, सब्जेक्ट वाइज भी मैंने इसको ब्रेक किया है। अब जनरली केमिस्ट्री में देखेंगे तो ये जो रीजन नहीं होता है, फ्रॉम विच टॉपिक द क्वेश्चन हैज बीन टेकन, ये आपको केमिस्ट्री में ये प्रॉब्लम जनरली नहीं आएगी। आपको जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आपको मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा कि हाँ, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इस चैप्टर का है, या फिजिकल का है तो फिजिकल में इस चैप्टर का है। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। दूसरा है जो कि फ्रॉम विच अप्रोच टू अप्लाई, ये भी प्रॉब्लम मैंने जनरली देखा है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस में नहीं आता है, क्योंकि जनरली केमिस्ट्री के क्वेश्चंस जो है ज्यादातर मेमोरी बेस्ड होते हैं। तो केमिस्ट्री के पेपर में ये दोनों प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगी। फिर आप पूछेंगे कि फिर केमिस्ट्री के पेपर में टफ क्वेश्चन आएगा कैसे, वो मैं अगले स्लाइड में बताऊंगा। तो ये केमिस्ट्री का हो गया। फिजिक्स में भी अगर आप देखें इस टेबल में, तो फ्रॉम विच टॉपिक क्वेश्चन हैज बीन टेकन, ये प्रॉब्लम फिजिक्स में भी उतना नहीं आता है। अगर आप क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो मोटा मोटा आपको ब्रॉड आइडिया मिल जाता है कि हाँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के इस टॉपिक का है, या रोटेशनल मैकेनिक्स का है, आपको आइडिया मिल जाता है। लेकिन फिजिक्स में नेक्स्ट प्रॉब्लम ये आता है कि आपको आइडिया तो मिल गया कि ठीक है, ये सिंपल न्यूटोनियन मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, लेकिन उसको किस मेथड से अप्रोच किया जाए, इनर्शियल फ्रेम लगाएं या नॉन इनर्शियल फ्रेम लगाएं, या जो मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो रेडियल और टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लेकर फाइंड करें या एक्स वाई डायरेक्शन में। ये सारी प्रॉब्लम जो है वो फिजिक्स के क्वेश्चंस में आती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नो लिखा है, यहाँ पे यस लिखा है, कि जो फिजिक्स के प्रॉब्लम क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक का आइडिया सबको मिल जाता है, लेकिन उसको अटैक कैसे किया जाए, जो हार्ड क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं, तो हार्ड क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम आता है कि उस क्वेश्चन को अटैक कैसे किया जाए। अब तीसरा आते हैं मैथ्स के बारे में। इन जनरल जो है मैथ्स के पेपर को जितना टफ चाहे पेपर सेटर कर सकते हैं,
क्योंकि मैथ्स के पेपर में क्या है, उनके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत ज़्यादा है पेपर को टफ करने की। फिजिक्स में भी है लेकिन उतनी नहीं है, केमिस्ट्री में उससे भी कम है। तो केमिस्ट्री का पेपर टफ होने का मतलब क्या है कि हो सकता है बहुत सारे ऐसे चीज़ों को पूछ लिया गया जो जनरली स्टूडेंट्स नहीं सॉल्व करते हैं, या पेपर को लेंदी कर दिया गया। लेकिन मैथ्स में क्या होता है कि आपको जिस तरह चाहे वो पेपर सेटर आपको घुमा सकता है। तो मैथ्स का कोई क्वेश्चन अगर टफ है तो उसका पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि फ्रॉम विच टॉपिक द क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड। और ये बहुत ही कॉमन है। आपको सिंपल सा एक क्वेश्चन रहेगा कि समेशन ऑफ सीरीज है, उसमें कॉस थीटा का कुछ टर्म दिया हुआ है। फर्स्ट ग्लांस में लगेगा कि ये तो ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कि अंदर में घुसेंगे तो पता चलेगा कि अरे इसको तो कॉम्प्लेक्स नंबर यूज करके सॉल्व कर सकते थे। तो ये एक तरीका हो सकता है। बाद में थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो लगता है कि नहीं ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो हो सकता था, लेकिन अगर मैं इसको एपीजीपी वाले सीरीज में ले जाता तो क्या पता उससे सॉल्व हो जाता। ये भी हो सकता है। या और उसमें थोड़ा दिमाग लगाते तो लगता है कि अरे ये तो समेशन दिया हुआ था 1 to n था, ये तो बेसिकली एक बाइनोमियल सीरीज था फॉर दिस एक्सपेंशन। तो मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं, जो खासकर जो टफ क्वेश्चंस होते हैं, उसमें पहला प्रॉब्लम तो ये आता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है यही पता नहीं चलेगा। नेक्स्ट स्टेज में प्रॉब्लम आएगी कि ठीक है टॉपिक तो मुझे मालूम हो गया कि ठीक है ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, लेकिन उसको कैसे अप्रोच किया जाए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 1000 फॉर्मूले हैं, किस फॉर्मूले का यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसी तरह इंटीग्रल कैलकुलस का क्वेश्चन है, मालूम चल गया कि हाँ ठीक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल से ये लग रहा है कि ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल में भी कितने 50 तरीके हैं एक प्रॉब्लम को अटैक करने के। उस 50 में से कौन सा मैं यूज करूं ताकि विद इन दैट गिवन टाइम ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ये अपने आप में एक टफ क्वेश्चन हो जाता है। तो ये जो टेबल मैंने बताया है, इससे मैं दिखा रहा हूं कि किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पेपर टफ होने के क्या क्या रीजन होते हैं। तो इसी को मैंने एक पिरामिड में बनाया है। इसको मैंने नाम दिया है हार्डनेस पिरामिड एंड रीजन्स ऑफ हार्डनेस ऑफ अ पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो इस पिरामिड में सबसे नीचे देखिए केमिस्ट्री का है। तो कोई पेपर अगर केमिस्ट्री का टफ है तो इसका एक रीजन ये हो सकता है कि आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी है, या उस टॉपिक से पूछा गया है जिस टॉपिक को आपने नेग्लेक्ट कर दिया है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा ही नहीं तो आपको समझ में क्या आएगा। एक रीजन ये हो सकता है। दूसरा ये है कि ठीक है क्वेश्चन तो बिल्कुल समझ में आ रहा है लेकिन इसका बहुत ही लेंदी कैलकुलेशन है। और हो सकता है कि आपके पास नो नॉलेज है, उस टॉपिक का कोई नॉलेज ही नहीं है, आपने पढ़ा ही नहीं, या वो मेमोरी रिकॉल वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ चीजें को याद रखना था और आपने याद आपको अभी नहीं आ रहा है। तो केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन टफ हो रहा तो उसके ब्रॉडली ये 3-4 रीजन्स होते हैं। नेक्स्ट स्टेज में पिरामिड के ऊपर आते हैं तो फिजिक्स की बात है। तो फिजिक्स का कोई क्वेश्चन अगर टफ है तो जो नीचे वाले जो पिरामिड, जो केमिस्ट्री वाले जो रीजन्स है वो सब तो होंगे ही, क्योंकि फिजिक्स में भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है जिसका कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी हो, या आपको नॉलेज ही नहीं हो, या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो। उसके अलावा फिजिक्स में और भी क्या हो सकता है कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, या कौन सा अप्रोच आप यूज करें वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। सबसे ऊपर में पिरामिड में आता है मैथ्स का। मैथ्स में क्या हो सकता है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से फॉर्मूले को लगाएं। तो मैथ्स को मैंने ऊपर इसलिए रखा है क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन को टफ होने के लिए नीचे वाले जितने रीजन्स हैं ये सारे रीजन्स पॉसिबल हैं। कि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, समझ में आ भी गया तो आप कौन सा मेथड लगाएं ये नहीं पता है, सब कुछ पता चल भी गया कि इस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला लगाना है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ही लेंदी है। तो ये जो रीजन ऑफ टफनेस है, या टफनेस का जो पिरामिड है। अब इस पिरामिड को बना के मैं ये नहीं दिखाना चाह रहा हूं कि हमेशा मैथ्स का ही पेपर टफ आता है और केमिस्ट्री का सबसे आसान आएगा, ये नहीं है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इन हाउ मेनी वेज अ पेपर ऑफ केमिस्ट्री, अ क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री कैन बी मेड टफ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केमिस्ट्री वाला पेपर हमेशा आसान आता है। हो सकता है कि एक एग्जाम में केमिस्ट्री का जो है वो 50% पेपर जो है वो टफ है। टफ किस तरह, लेंदी टफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और मैथ्स का जो है वो 5% पेपर ही टफ है, बाकी 95% ईजी है। तो ये जो रिलेटिव टफनेस है वो तो पेपर सेटर के माइंड पे, उसके आइडिया पे निर्भर करता है। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैथ्स के पेपर को टफ करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं, जो इन जनरल आप केमिस्ट्री के पेपर को टफ करने के उतने तरीके पेपर सेटर के पास नहीं होते हैं। इसका मतलब पेपर सेटर के पास उतना डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। किसी को मैंने केमिस्ट्री का ये टॉपिक दे दिया, बोला कि तुम इससे टफ क्वेश्चन बनाओ, तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कम होता है। मैथ्स में क्या है कि वो टाइम कंज्यूमिंग भी बना सकता है, साथ ही साथ ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है सिंपल ज्योमेट्री पे, सिंपल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप उसको आधे घंटे तक भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं।
तो ये तो है मेरा टफनेस क्वोशेंट या टफनेस पिरामिड। तो ये बेसिक आइडिया मैंने सिर्फ इसलिए दिया है कि आपको आइडिया रहे कि किस सब्जेक्ट में किस तरह से टफ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरह से आपको घुमाया जा सकता है। अब कुछ छोटी छोटी और स्ट्रेटेजी है जिस पर मैं डिस्कस करूंगा। पहला है कि OCR मार्किंग, जो हम लोग राउंड राउंड सर्कल बनाते हैं, तो ये कब किया जाए। तो इसमें बहुत सारे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो हर एक क्वेश्चन किया फिर उसके बाद OCR को ऐसे इन सर्कल करने लगते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, पहले पूरा पेपर सॉल्व कर लो फिर एक साथ लास्ट में 15 मिनट बैठ के ये करो। तो ये दोनों मेथड जो है मुझे गलत लगता है। बिल्कुल हर एक क्वेश्चन के बाद करना भी गलत है और सबको सॉल्व कर लेना और लास्ट में करना 15 मिनट, वो भी गलत है। क्योंकि लास्ट में अगर आप बचा के रखें, या तो आपके पास टाइम नहीं होगा, या हड़बड़ी में आपने एक भी प्लस माइनस ऊपर नीचे कर दिया तो आपका सारा जो सर्कल है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें मैं जो मेथड यूज करता था वो था कि आप एक बंच ऑफ क्वेश्चन उठा लें। जो मान लीजिए कि एक पेज है, एक पेज में मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, उस 10 को या 7 क्वेश्चन को एक साथ आपने जब भी सॉल्व कर लिया, उन 7 को एक साथ आप OCR शीट्स जो होती हैं उसमें डार्क कर लें उस सर्कल को। तो नॉर्मली ये आपको अगर 7 या 8 क्वेश्चन है तो करने में आपको 2 से 3 मिनट लगेगा। इसका एक फायदा ये होगा कि साइमल्टेनियसली ये काम भी होता जा रहा है, ये काम आपका लास्ट के लिए पेंडिंग नहीं है। दूसरा इससे फायदा ये होता है कि आपको जो है ना प्लस माइनस कुछ एक क्वेश्चन ऊपर या नीचे हो जाता है पेज पलटने में, तो आपने गलत जगह इन सर्कल कर दिया, ये प्रॉब्लम भी इसमें नहीं होगी। तीसरा इसका ये फायदा होता है कि अगर आप 7 या 8 क्वेश्चन खास करके मैथ्स या फिजिक्स से कर रहे हैं तो आपका माइंड क्या है, थोड़ा सा टायर्ड हो जाता है। तो 7-8 क्वेश्चन को करने में इन जनरल आपको मान लीजिए कि आधा घंटा लग रहा है, आपका माइंड टायर्ड हो गया। उसके बाद ये जो काम है केवल इन सर्कल करने का, इसमें कोई दिमाग तो लगाना है नहीं, ये तो गधे का काम है, बस गोल गोल घुमाते रहो। तो ये आपके माइंड को थोड़ा सा 2 से 3 मिनट का एक ब्रेक मिल जाएगा। जिस तरह क्रिकेट मैच होता है ना कि आपको 10 ओवर के बाद एक ड्रिंक्स ब्रेक मिल गया, तो वो ये ड्रिंक्स ब्रेक सा काम करता है कि आपको थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स भी कर देगा 2-3 मिनट के लिए, साथ ही साथ आपको रिजुविनेट करेगा कि हाँ फिर से आपने 2-3 मिनट का एक ब्रेक लिया, फिर से अगले पेज का जो 7 या 8-10 क्वेश्चन है मैं उसको अटैक करूँ। तो मैं हमेशा यही करता था कि टेक अ बंच ऑफ से 7 to 8 क्वेश्चंस और ऑल क्वेश्चंस ऑन वन पेज, उसको आप इसमें डाल लें। IIT का जो एग्जाम है बहुत ही स्ट्रेन्यूअस हो जाता है, बहुत ही माइंड को टायर करता है। तो लगातार 3 घंटा किसी के लिए उसी लेवल से माइंड को वर्क करना भी पॉसिबल नहीं है। तो हर आधे घंटे के बीच में ये जो है ड्रिंक्स ब्रेक का काम करेगा जब आप उस सर्कल को डार्कन कर रहे हैं। दूसरा और एक मिसलेनियस टिप है कि अगर सपोज कोई क्वेश्चन है कि आपने राउंड 1 में सॉल्व किया, आपने उसको पूरा सॉल्व नहीं किया, सपोज 4 ऑप्शंस थे, आपने देखा कि हाँ B और C में तो हो सकता है लेकिन और मुझे इसके आगे पता नहीं कि एग्जैक्टली कौन है। तो अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़कर राउंड 2 के लिए रख रहे हैं कि बाद में मैं बाकी सॉल्व करके करूंगा, तो आप एक ट्रिक ये कर सकते हैं कि B और C के आगे हल्का सा डैश डैश कुछ कर दें, ताकि अब जब नेक्स्ट टाइम 1 घंटे या 2 घंटे बाद जब आप सेम क्वेश्चन पे आ रहे हैं तो फिर से आपको चारों ऑप्शंस में 1 by 1 उसको रिजेक्ट करना नहीं है। कम से कम आपको ये आइडिया हो गया कि B और C में ही कोई एक करेक्ट आंसर है। और अगर आप देख रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग अगर उसमें नहीं है और आपके पास लास्ट में टाइम भी नहीं बच रहा है, तो B और C में रैंडमली जो भी आता है आपके मन में आप उसको आंसर में डाल दें। हो सकता है 50% चांस तो है ही आपको करेक्ट होने का। तो इसी से एक रिलेटेड पोर्शन है कि अगर लास्ट में जब आपको टाइम नहीं बच रहा है तो ऑलवेज मेक इंटेलिजेंट गेस, बट इंटेलिजेंट गेस ओनली इन दोज क्वेश्चंस विच डज नॉट हैव नेगेटिव मार्किंग। तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप इंटेलिजेंट गेस कुछ भी लग रहा है कि 4 में से अगर आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर लिए हैं, उन 2 ऑप्शंस में से किसी एक पे डाल दें। उसी तरह अगर आपको किसी क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और अगर सपोज उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप आंख मूंद के कुछ भी ABCD में से कुछ तो डाल ही दीजिए कि रैंडमली हो सकता है वो आपका करेक्ट हो जाए। तो ये तो कॉमन सेंस की बातें हैं, हर किसी को मालूम होगा, आपको भी मालूम होगा कि अगर क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है उस क्वेश्चन को कभी भी नहीं छोड़ें। कुछ नहीं आ रहा है तो रैंडमली ABCD कुछ जरूर उसमें डाल दें, हो सकता है वो करेक्ट हो जाए। क्वेश्चंस को सॉल्व करने में एक और टाइप का क्वेश्चंस होता है जो मैंने देखा स्टूडेंट्स उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट समझते हैं। एक होता है कॉम्प्रिहेंशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जनरली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो समझते हैं कि कॉम्प्रिहेंशन टाइप जो है बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, कि एक माइंडसेट बना लेते हैं कि इसको तो मैं छोड़ ही आऊंगा या बिल्कुल सबसे लास्ट में करूंगा, क्योंकि एक तो पैराग्राफ इतना लंबा है, खासकर फिजिक्स का मैंने देखा है काफी लंबे लंबे पैराग्राफ देते हैं। अब उसको पढ़ने में कौन टाइम वेस्ट करे, 5 मिनट तो उसको पढ़ो फिर समझो, जब समझ लिया तो पता चला क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है। तो मैं कॉम्प्रिहेंशन टाइप के बताता हूँ तीनों सब्जेक्ट वाइज। मैथ्स में जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप होता है बस वो नाम का ही कॉम्प्रिहेंशन होता है। बेसिकली आपको एक क्वेश्चन रहता है और उसके 2 पार्ट हो जाते हैं। तो अगर आपसे सॉल्व हो जा रहा है, इजी क्वेश्चन है, सॉल्व कर दें, नहीं हो रहा है तो आप उसको टफ क्वेश्चन मानकर राउंड 2 के लिए रखें। फिजिक्स का मैंने जनरली देखा है जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चन होता है, पैराग्राफ उसके लंबे होते हैं
लेकिन उस पैराग्राफ में कुछ ऐसे टॉपिक्स को दिया रहता है, इंट्रोड्यूस किया रहता है, जो इन जनरल एनसीईआरटी की बुक्स या सीबीएसई की बुक्स में नहीं होता है। जैसे मैंने देखा कभी वो हॉल इफेक्ट के बारे में दे देंगे, तो हॉल इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो जो है इन जनरल सिलेबस में बहुत जगह नहीं रहता है। कभी वो आपको फेज स्पेस डायग्राम के बारे में दे देंगे, जो किसी भी बुक में नहीं, जनरली नहीं पढ़ाया जाता है। आपको सुपर कंडक्टिविटी के बारे में दे देंगे, वो भी जनरली नहीं पढ़ाया जाता है। तो जनरली वो उन टॉपिक्स को देते हैं, लेकिन जो उसमें जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो बहुत ही आसान होता है। तो खासकर मैंने देखा है जो फिजिक्स का जो कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, वो आपका कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एबिलिटी और वो सब टेस्ट नहीं कर रहा, वो बस आपके इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल को टेस्ट कर रहा है कि आप एक साइंटिफिक लिटरेचर को, साइंटिफिक टेक्स्ट को, एक पैराग्राफ जो साइंटिफिक भाषा में है और इंग्लिश या हिंदी भाषा में अगर आप हिंदी में दे रहे हैं, तो आप उसको, उस पैराग्राफ को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं कि नहीं। तो जो फिजिक्स के कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं, वो आपके इंग्लिश रीडिंग एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स को बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं। अगर आपने उस पैराग्राफ को एक बार समझ लिया है, तो उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करना जनरली आसान होता है। तो ये तो हो गया पेपर सॉल्व करने का तरीका। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2 पेपर के ब्रेक के बीच में कभी भी आप सॉल्यूशन या किसी क्वेश्चन को अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस नहीं करें। सॉल्यूशन आप डिस्कस करेंगे, आपका कुछ गलत हो जाएगा, उससे आपको जो है नेक्स्ट पेपर देने में आपका कॉन्फिडेंस उतना ही लूज करेगा। अगर सही आपने किया है तो वो सही रहेगा ही, आपके डिस्कस करने से गलत नहीं होगा। और अगर आपने गलत किया है और आपको पता चल गया कि आपने गलत किया है, तो आपका जो नेक्स्ट पेपर है वो 3 घंटे तक आपको सताता रहेगा। तो आई होप कि विथ ऑल दीज पॉइंट्स ऑल ऑफ यू विल परफॉर्म रियली वेल इन योर अपकमिंग एग्जाम्स। और ये जो मैंने तरीका बताया है, ये जनरली मैंने जेई एडवांस लेवल को माइंड में रख के किया है, लेकिन अगर आप इसको जेई मेंस लेवल में भी यूज करेंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। कि दोनों का जो डिफरेंस केवल ये होता है कि जेई मेन का जो पेपर है थोड़ा सा इजी लेवल का होता है एज कम्पेयर टू जेई एडवांस्ड। लेकिन जो भी मैंने टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी बताई है या और भी स्ट्रेटेजी बताई है हाउ टू अप्रोच अ पेपर, वो इन जनरल जेई एडवांस का पेपर हो या जेई मेन का पेपर हो, इन स्ट्रेटेजी को आप दोनों पेपर में यूज कर सकते हैं।